हेलो एंड वेलकम। मैं हूं शहाबुद्दीन याकूब। आज आपकी मुलाकात एक ऐसी शानदार, जानदार और कामयाबियों से आरास्ता एक ऐसी शख्सियत से मिलवाएंगे कि आप उनके बारे में जानकर आपको फ़ख्र होगा। और अगर आप इन दिनों इस तरह के हालात से गुजर रहे हैं जहां आपको लगता है कि ज़िंदगी में चारों तरफ परेशानियां हैं, मैं क्या कर सकता हूं, तो मुझे यकीन है कि इस इंटरव्यू के सुनने के बाद, इस शख्सियत से मुलाकात के बाद आपके अंदर हौसला पैदा होगा और आप भी ये तय करेंगे कि चाहे परेशानियां जितनी भी हैं, लेकिन मैं भी कुछ करके कुछ बन के दिखाऊंगा। इसलिए कि आज जिस शख्सियत से मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं, वो सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान से बाहर जाकर हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है और हम सब का सर जो है वो फ़ख्र से बुलंद किया। एक पल के लिए सोचिए कि 1947 है, मुल्क का बंटवारा हो चुका है और आपकी उम्र भी कम है। ऐसे हालत में सब कुछ छोड़कर, घर बार छोड़कर आप हिंदुस्तान आते हैं। दिल्ली में आप तालीम हासिल करते हैं और बहुत ही कम उम्र में आप कुवैत चले जाते हैं। कुवैत जाने के बाद आप कुछ दिनों तक काम करते हैं और फिर बहुत बड़े, एक बहुत ही कामयाब बिजनेसमैन के तौर पर उभरते हैं। यहाँ तक कि पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर उनको एक्नॉलेज किया जाता है, उनको अप्रिशिएट किया जाता है, उनको अवार्ड दिया जाता है और आज पूरी दुनिया में उनका कारोबार फैला हुआ है। तो आज मैं बात कर रहा हूँ एस कुमार वधावन साहब की। तो वधावन साहब, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है, बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच। तो सर, मुझे बहुत खुशी है आज आपसे बात करते हुए, इसलिए कि आपका जो सफ़र है उसमें इतने पड़ाव हैं और उसमें सीखने के लिए बहुत कुछ, जानने और समझने के लिए बहुत कुछ है। और ख़ास तौर से जो इस वक्त की जनरेशन है, इसके लिए तो उसमें बहुत सारे लेसन्स हैं जो वो सीख सकती है। बहुत सारे ऐसे बातें हैं कि जिसे अगर वो अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर लें तो यकीनन कामयाब हो सकते हैं। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जब आप 1947 में जब मुल्क का बंटवारा हुआ और आप पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए, उस वक्त आपकी उम्र क्या थी? आई वॉज जस्ट 8 years old। तो जब आप दिल्ली में आए तो आपको किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा, किस तरह के स्ट्रगल से आपको गुजरना पड़ा? जब हम लोग दिल्ली पहुंचे तो आई हैड लॉस्ट माय मदर एंड माय ब्रदर during the partition, and we came from Pakistan. We did Delhi just by accompanying some people from our village. Okay. Because my father and my other family was in another place, in another city. I was with my mother. हम लोग अपनी मदर के साथ एक डिफरेंट जगह पे रहते थे और वहाँ पर ये जब पार्टीशन हुई तो उन लोगों ने इन्वेजन कर दिया हमारे वो गांव का, एंड माय मदर एंड माय यंगर ब्रदर गॉट किल्ड, एंड जस्ट टू ऑफ अस, मी एंड माय यंगर ब्रदर, अनदर ब्रदर। सो वो भी 5 साल का था, तो हम दोनों लाइक ऑर्फनेज हो गए थे। और वहां से हमें, वहां के जो दूसरे लोग थे वही हमें लेके आए अप टू अमृतसर जी। तो अमृतसर में उन्होंने लाके हमें, वहाँ एक ऑर्फनेज सेंटर था, वहाँ हमें उन्होंने छोड़ दिया। सो देन माय फादर हैड रीच्ड दिल्ली। ओके। और वो लोग फिर, उनको जब पता चला कि भी हम लोग अमृतसर पहुंच गए हैं, सो ही वेंट बैक टू अमृतसर एंड ब्रॉट अस अप टू दिल्ली। तो वो बहुत ही डिफिकल्ट, बहुत ही मिजरेबल टाइम था। हम लोग ट्रेन के ऊपर, छत के ऊपर सवार होके ऑन द रूफ ऑफ द ट्रेन हम लोग दिल्ली पहुंचे। पंजाब से अमृतसर पहुंचने तक भी हम लोग वी आर वॉकिंग, पहले चल के, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं थी, कुछ नहीं था। और रास्ते में भी जो भी कोई जगह आती थी, लोग कुछ खाने पीने को दे देते। तकरीबन 1.5 महीना लग गया और हम लोग जब अमृतसर पहुंचे, और फिर उन्होंने आके हमें उसमें एक कैंप में जमा करवा दिया। और फिर वहाँ कैंप से हम लोग, मेरे फादर हमें दिल्ली लेके आए। तो आप जब दिल्ली आ गए तो आपने दिल्ली में आकर अपना एजुकेशन पूरा किया, और फिर क्या सर्कमस्टेंसेस बने कि आप फिर कुवैत चले गए? आई हैड माय एजुकेशन इन डीएवी स्कूल वहाँ पर। और वो स्कूल भी, दिस वाज आल्सो लाइक शरणार्थी स्कूल। देयर वाज नो, दैट वाज इन द टेंट्स में लगा हुआ था स्कूल। न्यू दिल्ली में ही था, बट इट वाज इन टेंट्स, एंड वी यूज्ड टू सिट ऑन द ग्राउंड, ऑन द वो जो टाट पे हम लोग बैठ के पढ़ते थे। और इस तरह से मैंने अपना हायर सेकेंडरी पास किया। और अनफॉर्चुनेटली मेरे फादर को भी कोई बराबर कोई जॉब मिला ही नहीं, और मैं तो बल्कि स्ट्रीट लाइट पे बैठ के मैंने वहाँ सब
पढ़ाई करी और अपना होमवर्क किया करता था। जी, तो सर ख़ास तौर से जब इस तरह के सिचुएशन होते हैं तो ऐसे में इंसान अपने आप में उलझ जाता है, वो फैसला नहीं कर पाता कि अब मैं क्या करूं। लेकिन आपने अपने आप को कैसे मैनेज किया कि उसमें भी आपने अपना विजन नहीं खोया, बल्कि आप आगे बढ़ने के लिए बहुत ही एक तरह से कैलकुलेटेड वे में आप आगे बढ़ते रहे। स्कूल में पढ़ता भी था, उस वक्त भी मैं छोटे बच्चों को पढ़ाता रहता था, जस्ट टू मेक सम मनी। मैंने काम भी किया और साथ साथ पढ़ाई भी करी, और आई फिनिश्ड माय हायर सेकेंडरी स्कूल। तो हायर सेकेंडरी स्कूल फिनिश करने के बाद मैंने आई जस्ट हैड टेकन एडमिशन इनटू कॉलेज। तो उसी दौरान में मेरे कजन के पड़ोस में ये somebody फ्रॉम कुवैत वाज लिविंग देयर। तो वो लोग यहीं कुवैत में थे। तो ही हैपन टू विजिट दिल्ली। तो उन्होंने मेरी वो जो कजन की वाइफ थी उनको बोला, वो उनकी बहन बोली, वो बोली बहन बनी हुई थी, तो उनको बोला कि भी मुझे ना आई वांट टू टेक समबडी टू कुवैत। तो उन्होंने कहा कि यल्ला हियर इज यंग मैन, जस्ट फ्रेशर, तो आप इसको क्यों नहीं ले जाते। ओके। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा यस आई एम रेडी। तो विदिन a month I got my passport made, and within another 2 weeks 3 weeks I was off to Bombay। और बॉम्बे में जब मैं वहां से शिप में मुझे आना था, तो आई मिस द फर्स्ट बोट, क्योंकि वहां उन्होंने मुझे कहा कि भी यू आर नॉट येट 18, so you will not be allowed to board the ship unaccompanied, so you must get a NOC from your parents, only then you can travel alone on the ship। तो फिर मुझे वहां पर मैंने आई रोट डाउन टू माय पेरेंट्स, उनको वहां लिखा कि भाई मुझे इस तरह के एक NOC भेजो। तो उन्होंने NOC भेजा। फिर देन आई हैड टू वेट फॉर अनदर नेक्स्ट वीक सेलिंग, क्योंकि एवरी वीक सेलिंग हुआ करती थी। तो फिर नेक्स्ट वीक की सेलिंग में मुझे यहाँ मैं बॉम्बे से बोर्ड कर पाया, और वहां से फिर एक हफ्ता पूरा लगा कि हम लोग कुवैत पहुंचे। जब आप कुवैत जा रहे थे तो चूंकि अभी आप अपना जो असल घर था उसको छोड़कर आप दिल्ली आए थे, सब कुछ छोड़कर अब मैं एक फिर दूसरे कंट्री जा रहा हूं, ये आपके लिए फैसला आसान था या मुश्किल था? मेरे पास तो उस वक्त कोई चॉइस भी नहीं थी, क्योंकि मुझे था कि भी आई वांटेड टू गेट सम वर्क। और मैंने कहा कि यस, बाहर जाके शायद कोई अच्छे अपॉर्चुनिटीज वहां मुझे मिले। तो इसलिए मैंने कहा कि यस आई एम रेडी एंड आई विल गो अब्रॉड। इवन दोज डेज मुझे था कि मैंने कुछ बनना है, कुछ अपने आप को बनाना है। तो इसलिए मैंने कहा ठीक है, बाहर जाते हैं, वहां पर मुझे शायद कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिले, सो आई कुड डू समथिंग एंड मेक माई सेल्फ। उस वक्त जब चारों तरफ उथल पथल था, जहां पे अनसर्टेनिटी थी, लेकिन आप के अंदर फिर भी एक एम्बिशन था, एक गोल था, आप फोकस थे और आप चाहते थे कि मुझे कामयाब बनना है। आपने कभी ये नहीं देखा कि मेरे आसपास क्या मुश्किलें हैं, बल्कि आप अपने रास्ते चलते रहे। तो ये एक तो बहुत बड़ा सबक है आज के यूथ के लिए। आप क्या कहना चाहेंगे? They should have some focus in life, और उनको हमेशा अपना टारगेट बना के चलना चाहिए। तो मुझे तो बचपन से ही शौक था कभी यस आई हैव टू बी समथिंग। मैं जब पढ़ा करता था उस वक्त भी मुझे होता था कि भी मैं यूनिवर्सिटी में अपने स्कूल में टॉप पे आऊं, लेकिन सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि मुझे नहीं टाइम मिलता था, क्योंकि आई यूज्ड टू गिव ट्यूशन and study and even to cook our food, because I had nobody at home to prepare our food, so I used to do my cooking also myself। कुवैत आप पहुंचे तो वहां आपने क्या काम मिला जो जिससे आपने शुरुआत की अपने करियर की? इसलिए कि आप तो कोई प्रोफेशनल नहीं थे, कोई स्किल आपके पास नहीं था, तो शुरुआत कैसे हुई आपकी? मैं कुवैत में पहुंचा एंड आई स्टार्टेड वर्किंग इन ए मोटर स्पेयर पार्ट्स स्टोर। तो वहीं से मैंने सारा कुछ लर्न किया। उस वक्त कुवैत कैसा था? कुवैत वाज कोई डेवलप्ड कंट्री नहीं था। दिस वाज जस्ट इवन हाउसेस वर सेमी पक्का हाउसेस एंड देयर वाज नो पोर्टेबल वाटर। ड्रिंकिंग वाटर नहीं था, वो सब
शायद तलार बसरा से आया करता था, पानी मंगाते थे वहां से। आपने वहां जाकर आपने काम करना शुरू किया, लेकिन बाद में जो आपने अपनी कंपनी समारा ग्रुप बनाई, इसका ख्याल आपके दिल में कैसे आया और वो कैसे शुरू किया आपने? 6-7 साल मैंने काम किया वहां उसी कंपनी में, एंड आई गेन ऑल दी नो हाउ, नॉलेज, एक्सपीरियंस, ये सब करने के बाद, लेकिन फ्रॉम द बिगनिंग मुझे होता था कि मैंने कुछ अपना करना है। तो वो ये सब करने के बाद, एंड आई विद माय मीगर अर्निंग स्टिल आई कुड सेव लिटिल बिट मनी। तो वही मेरा मैंने स्टार्टेड माय बिजनेस, आई हैड जस्ट 13,000 रुपीज। 13,000 रुपीज से मैंने स्टार्ट किया था। इसी कैपिटल से मैंने एक आई रिजाइन माय जॉब एंड started my own shop. With God's grace and with my hard work and sincere efforts, this shop started to business started to grow. तो इस वक्त जो समारा ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं, इसमें क्या क्या बिजनेसेस हैं? एक तो ऑटो पार्ट्स का है, और क्या क्या है, थोड़ा आप हमारे देखने वालों को बताइए। We import all the parts from USA, and in those days तो पहले जापान से भी मंगाते थे। इंडिया में जो है इसका काम है, ये जब इन्वेंशन हो गया था और हम लोग दिल्ली पहुंचे, माई 2 sons, both of them had just, एक ने USA से ग्रेजुएशन करी थी, एंड माई सेकंड सन ही हैड डन हिज ग्रेजुएशन इन दिल्ली। तो फिर हमने वहीं अपना हम लोग एक्सप्लोर करते रहे कि भी क्या करना चाहिए कुवैत में। अब कुवैत तो पता नहीं वापस आएगा कि नहीं, लेकिन लेट्स स्टार्ट समथिंग इन इंडिया। तो वी आर एक्सप्लोरिंग, एंड मीनवाइल फिर कुवैत का लगने लगा कि भी वो कुवैत गॉट लिबरेटेड इराकी ऑक्यूपेशन से। आपने वहां रहते हुए अपने बिजनेस के अलावा भी बहुत कुछ किया। खास तौर से आपने इंडिया कुवैत बिजनेस काउंसिल आपने शुरू किया, और जो ख़ास तौर से इंडियन कम्युनिटी है उसको एजुकेशन के सेक्टर में और बाकी दूसरे सेक्टर में आगे लाने के लिए भी आपने कई इनिशिएटिव्स लिए। तो ये इसके बारे में आप कुछ बताइए कि आपने ये सब कैसे शुरू किया और उसका बाद में इम्पैक्ट क्या पड़ा? जैसे जैसे मेरा बिजनेस भी ग्रो होता गया, लेकिन मुझे साथ में था कि भी लेट अस अपने जो दूसरे इंडियन बिजनेस लोग हैं उन लोगों को भी लोगों को भी प्रमोट किया जाए। और फिर हमने एक इंडियन बिजनेस काउंसिल बनाई यहाँ पर, और वो काउंसिल बना के उसमें सारे कुवैती सारे इंडियन जो भी मर्चेंट्स थे सबको अपने मेंबर्स बनाया। देयर वर अबाउट more than 100 members at that time. इंडिया की जो ट्रेड बॉडीज हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं, सबके साथ उनके साथ लिंक किए, उनको वहाँ पर हम इनवाइट करते थे कुवैत में, सो दैट दे कैन कम एंड शोकेस इंडियन प्रोडक्ट्स, इंडियन गुड्स। तो इस तरह से उनके साथ कनेक्शंस बनाए। और फिर हम लोग एवरी ईयर ये जो पीबीडी सेलिब्रेशंस होते हैं, तो उसमें भी आई यूज टू टेक माय इंडियन बिजनेस मर्चेंट्स जो भी हैं उन सबको डेलीगेशन में लेके जाया करता था। वी यूज टू पार्टिसिपेट इन ऑल दोस पीबीडी सेलिब्रेशंस। और वहाँ पर फिर हम लोग वी यूज टू मीट ऑल दी पॉलिटिशियंस एंड मिनिस्टर्स एंड ऑफिशियल्स, एंड उनको बताते थे कि भी यहाँ पर हमें कुवैत में क्या मुश्किलात हैं, इनको किस तरह से हल किया जाए। यहाँ पर एक इंडियन कम्युनिटी स्कूल भी है, और वो भी 1959 में यहाँ शुरू हो गया था। दैट वाज स्टार्टेड विद जस्ट 4 or 5 छोटे बच्चों को लेकर शुरू किया गया था, और आज उसकी जो है मोर देन 7,000 8,000 स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ते हैं। क्योंकि अब कुवैत में यानी ओवर 1 मिलियन की हमारी इंडियन पॉपुलेशन है, तो इसलिए काफ़ी बच्चे भी यहाँ हैं। कितने भी अब तो तकरीबन 8-10 स्कूल हो गए हैं यहाँ कुवैत में, और बच्चों को एजुकेशन देने के लिए। तो ये जो इंडियन कम्युनिटी स्कूल है उसका आई वाज चेयरमैन फॉर सम फॉर ए टर्म, एंड आई वाज आल्सो चेयरमैन फॉर दिस इंडियन बिजनेस काउंसिल फॉर अबाउट over 10 years. Okay. And during this time, we used to, promote India trade, India Kuwait trade investments.
सर, तो ये इंडिया बिजनेस जो काउंसिल है, इसकी इस वक्त क्या स्ट्रेंथ है, उसमें कितने मेंबर्स हैं, और जो लोग इंडिया में हैं अगर वो उसमें मेंबर बनना चाहें तो क्या आपके कंडीशंस हैं? Now we have about 200 members हैं कुवैत में, और इंडिया से भी जो मेंबर्स बन सकते हैं, इंडियन मर्चेंट्स भी या इंडियन कंपनीज भी, दे कैन आल्सो बिकम मेंबर ऑफ दिस एसोसिएशन। जो इंडियन कम्युनिटी वहाँ रहती है, वहाँ के लोगों के साथ उनका किस तरह का मेल जोल है, और वहाँ जो रहने वाले लोग हैं उनका, इंडियन जो कम्युनिटी है उनके प्रति उनका क्या? They are very well accepted and very well accepted by the Kuwaiti people, और we are most respected community। बहुत हम लोगों से वो लोग प्यार करते हैं, और इंडियंस का तो ऐसा है कि इंडियंस तो इवन इनके घरों तक इवन इनके घरों में मेड से लेकर, मेड भी इंडियन हो सकती है, ड्राइवर भी इंडियन हो सकता है, और उनकी कंपनी का सीईओ भी इंडियन हो सकता है। तो इंडियंस तो इस तरह से हैं। जो अमीर कुवैत थे, जिनका अब जो इस दुनिया में अब नहीं है, उनके साथ बड़ा आपका गहरा ताल्लुक था, तो कुछ उनके उस ताल्लुक के बारे में बताइए। फर्स्ट टाइम अमीर बने थे 2006 में। सो उन्होंने फर्स्ट अपने अमीर बनने के बाद पहला दौरा जो ओवरसीज किया था, दैट वाज टू इंडिया। और उस वक्त 2006 में मैं इसी अपने इंडियन मर्चेंट्स एसोसिएशन का, दैट टाइम आई वाज द प्रेसिडेंट, सो मैं अपने सब इंडियन मर्चेंट्स को मोर देन लाइक अबाउट 20-30 लोगों को डेलीगेशन में इंडिया लेके गया था, जस्ट टू रिसीव द अमीर इन दिल्ली, ओके, और एंड टू शो आवर सॉलिडारिटी विद द स्टेट ऑफ कुवैत। तो वो 3 दिन वहाँ उनका विजिट 3 दिन का था। तो पहले दिल्ली में थे, दिल्ली से फिर हम लोग बॉम्बे गए, और उनका तो दिल्ली से बहुत काफ़ी अच्छा था। और कुवैती लोगों का इंडिया के साथ शुरू से ही सेंचुरीज ओल्ड रिलेशनशिप है, और अभी भी ये जो रूलिंग फैमिली है, सबा फैमिली है, उनके घर हैं वहाँ मैरिन ड्राइव पे, उनके सबा बिल्डिंग, इस तरह से उनका नाम है। उनका केरला में बहुत अच्छा काफ़ी उनकी इंटरेस्ट है केरला में, तो वो केरला बहुत जाया करते थे। अच्छा, अपने इलाज के लिए भी ही वेंट टू दिल्ली, वहाँ नोएडा में एक हॉस्पिटल है। ये बताते चलें कि जो कुवैत के अमीर थे, शेख सबा अल अहमद अल सबा, ये इनका हिंदुस्तान से बड़ा गहरा रिलेशन था, हिंदुस्तान के लिए इनके दिल में बड़ी जगह थी, और ये बड़े इंसान दोस्त शख्सियत के मालिक थे। और इनके साथ जो हमारे इस वक्त गेस्ट जिनसे आप बात कर रहे हैं, जिनकी बात गुफ्तगू आप सुन रहे हैं, इनका बड़ा गहरा रिलेशन था। और यही वजह है कि जब वो हिंदुस्तान आए तो उस डेलीगेशन में वधावन साहब भी बहुत अहम किरदार अदा कर रहे थे। 1961 से लेके अब तक आप कुवैत में रहे, सब कुछ आपने कुवैत को तरक्की करता हुआ और कुवैत को ट्रांसफॉर्म होता हुआ आपने देखा। तो उस वक्त के कुवैत में और इस वक्त के कुवैत में क्या फ़र्क है, और इस मौके से आप क्या कहना चाहेंगे? I want to send my heartfelt greetings to the Amir of Kuwait, जो अभी नए अमीर हैं, शेख नवाफ अल अहमद अल जाबर अल सबा, and the Crown Prince Sheikh Mishal Ahmed Jaber Al Sabah, the government of Kuwait and brotherly people of Kuwait। तो इन सबको इन 60th नेशनल डे पे मेरी हार्दिक बधाई और मुबारकबाद है। और कुवैत जो है, कुवैत 1961 में आज़ाद हुआ था। इससे पहले अरेबियन गल्फ की जो भी स्टेट्स हैं, ये तकरीबन all of them were under British protectorate। This was 19 June 1961। लेकिन 19 जून 61 में, क्योंकि जून के महीने में बहुत गर्मी होती है यहाँ पर, टेम्परेचर गोज बियॉन्ड 50 डिग्रीज, तो इसलिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि ये जो डेट है, हम इसको इंस्टेड ऑफ 19 जून इसको उन्होंने शिफ्ट कर दिया टू 26 फरवरी। ओके, इस तरह से अभी 26 फरवरी को ये नेशनल डे मनाया जाता है। जी। तो सर, इस वक्त कुवैत की क्या सूरत हाल है, और ख़ास तौर से इस वक्त हिंदुस्तान के साथ जो इनका रिलेशन है वो किस तरह, उसका क्या फ्यूचर आप देख रहे हैं?
कुवैत और इंडिया के तो रिलेशंस बहुत अच्छे हैं और बहुत आपस में बहुत कोऑपरेशन है। आपकी जो पूरी ज़िंदगी अगर हम देखें तो उसमें स्ट्रगल भी है, लेकिन उसमें कामयाबियां भी हैं, लेकिन हर पहलू से अगर हम देखें तो ऐसा लगता है कि जैसे पॉजिटिविटी आपके थ्रू आउट ज़िंदगी जो है वो आपकी ज़िंदगी पे छाई रही। कभी आप नेगेटिविटी का शिकार नहीं हुए, कभी आप अपने मकसद से पीछे नहीं हटे। तो आजकल की जो यूथ हैं, इनको आगे बढ़ने के लिए क्या मंत्र आप सजेस्ट करेंगे? They should have a focus in life, you know, और पॉजिटिव फोकस होना चाहिए और उस फोकस को लेके चले। और आई एम श्योर कभी पूरी मेहनत से काम करेंगे तो दे विल बी सक्सेसफुल। तो दोस्तों, आज आपने देखा कि हमने एस कुमार वधावन साहब से आज हमने बात की, और चूंकि इस वक्त आप कुवैत में हैं और हम ऑनलाइन उनसे बात कर रहे हैं, इसलिए बहुत डिटेल में गुफ्तगू नहीं हो सकती, लेकिन कहने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन मैं आपको अगर सिर्फ इतना ये कहता चलूँ कि अगर आप उनकी पूरी ज़िंदगी का स्ट्रगल देखें, जहाँ से उन्होंने ज़िंदगी शुरू की और आज वो जिस मकाम पे हैं, अगर आप उसे देखें तो आपको कम से कम इस बात का यकीन हो जाना चाहिए कि अगर आप ज़िंदगी में अगर आप डटे रहते हैं, अगर आप हार नहीं मानते हैं, तो आप ज़रूर कामयाब होंगे। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि इतनी कामयाबी के बाद भी अगर आप वधावन साहब के बारे में अगर आप कुवैत में जाके पूछें या इंडिया के अंदर जो लोग उन्हें जानते हैं उनसे अगर पूछें, तो उनका सही तरीके से इंट्रोडक्शन लोग यही करेंगे कि एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा विजनरी पर्सनालिटी कि जो आज भी जिनमें सिंप्लिसिटी, ऑनेस्टी, कमिटमेंट, हार्डवर्क के ज़रिए जाने जाते हैं। और उन पे लोगों का एतमाद, लोगों का ट्रस्ट इतना यह है कि वधावन साहब जब एक बार कोई बात कह देते हैं तो दुनिया को यकीन ये हो जाता है कि अब ये बात होकर रहेगी। तो ये जो उनकी शख्सियत का जो ख़ास एक तरह से पहलू आप कह सकते हैं कि कामयाबी के इस शिखर पे पहुंचने के बाद भी उन्होंने अपने से ज़्यादा कम्युनिटी के लिए सोचा, कैसे कुवैत के अंदर फ्लरिश करे, कैसे उनके बच्चे एजुकेशन पाएँ और वो कामयाब हों। इन सब पे भी उन्होंने बहुत काम किया है और इनका काम इतना है कि अगर मैं उसे समेटना चाहूँ तो शायद उसके लिए वक्त कम पड़ जाएगा। तो इन्हीं बातों के साथ वधावन साहब, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतना मसरूफ़ होते हुए भी आपने मुझे वक्त दिया और इतनी कीमती बातों से हमारे व्यूवर्स को आपने नवाजा। थैंक यू।